आज हम कक्षा 6वीं विषय विज्ञान अध्याय 1 भोजन यह कहाँ से प्राप्त होता है इसमें चर्चा करेंगे 1.3 पर। इससे पहले वीडियो में हमने 1.1 और 1.2 पर चर्चा करी थी, जिसमें खाद्य सामग्री और उनके स्रोत पर चर्चा हुई थी। अब भोजन के रूप में पौधे के कौन कौन से भाग खाए जाते हैं और जंतु उत्पाद जिनका हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। हम पौधे के बहुत से भाग को खाने के लगभग सभी भागों को खाने के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पत्तियों से सब्जियां बनाई जाती है, साग बनाई जाती है। फलों को भोजन के रूप में, जड़ को, तना को, पुष्प को हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। आपने ये भी जैसे आप जानते होंगे कि सीताफल यानी काशी फल, सीताफल को काशी फल भी कहते हैं। इसके फूल को चावल की पिट्ठी के में डुबो करके तलकर खाते हुए देखा होगा, पकौड़े के रूप में आपने खाते हुए देखा होगा। ठीक है। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जा सकते हैं, जैसे खाने योग्य होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सरसों के बीज का हम तेल निकालते हैं और उसकी पत्तियों का हम साग के रूप में उपयोग करते हैं। इसी तरह से और भी बहुत से पौधे हैं जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। क्रियाकलाप 4 में हम देखते हैं कि हमने जो क्रियाकलाप नंबर 3 में सारणी 3 बनाई थी, उसमें हमने कुछ खाद्य पदार्थों के नाम लिखे थे, उनमें उपयोग होने वाली कच्ची सामग्री और उनके स्रोत के बारे में चर्चा करी थी। उसी में से हम अब इसको अलग अलग करने की कोशिश करते हैं उनके संगठनों के आधार पर। तो सबसे पहले देखिए, जैसे हमने लिया था खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत में पौधा, जैसे बैगन का भरता अगर हमने बनाया तो बैगन के भरते का संगठन या स्रोत कौन है? तो बैगन है। इसमें मिर्च मसाले के रूप में अन्य सभी चीज़ें सामग्री रहेगी, लेकिन हम बैगन की बात करते हैं। तो बैगन, तो ये फल है, बैगन फल है। इसमें इसका पौधे का कौन सा भाग इसमें संगठन के रूप में उपयोग आया है? तो फल है। ठीक है। तो ऐसे ही आपको जैसे जो पदार्थ आपने लिखे थे यहाँ पर खाने के, उनका कौन सा भाग उपयोग किया है आपने, इसके भाग का, पौधे के भाग का नाम लिखना है। जैसे तेल का, तो तेल किससे निकाला जाता है? बीज से निकाला जाता है। सरसों के या सोयाबीन के बीज से, सूरजमुखी के बीज से तेल निकाला जाता है। जैसे मूंगफली है, सरसों है, सोयाबीन है, या और अन्य, ये बीज से तेल निकाला जाता है। तो इस तरह से आपको इसको सूचीबद्ध करना है। जो आपने तालिका 1.3 में किया था, उसको अब कौन से पौधे का कौन सा भाग आपने उपयोग किया है भोजन के रूप में, उसका नाम लिखना है। इसको अलग अलग करना है। इसके पश्चात आपने देखा होगा कि मूंग अथवा क्रियाकलाप नंबर 5 पर चर्चा करते हैं। अब मूंग अथवा चने के कुछ सूखे हुए बीज लेना है आपको, और इन बीजों को पानी में डुबो करके रख देना है 1 दिन। फिर दूसरे दिन इनको पानी से बाहर निकाल करके गीले कपड़े में बांध करके एक तरफ रख देना है। फिर देखना है आपको कुछ समय पश्चात या 1 दिन बाद, तो आप देखोगे कि उसमें छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं। ये अंकुर अगर नहीं निकले हैं तो फिर एक बार उसको पानी में डाल दीजिए, पानी में डाल करके धो लीजिए और फिर कपड़े से बांध करके और फिर रख दीजिए। तो निश्चित है कि उसमें बीजों के किनारे, मतलब उनके अंकुरन निकल आते हैं, सफ़ेद सफ़ेद संरचनाएं निकल आती है। यही बीज का अंकुरित कहलाता है ना, एक बीज का ही अंकुरन कहलाता है कि बीज अंकुरित हो चुका है। आप इस अंकुरित बीज को धुल करके खा सकते हैं, धो करके खा सकते हैं, इसको खाया जा सकता है। इसके बाद आपको ये सावधानी रखना है कि अंकुरित जो बीज हुआ है उसको धोकर आप इन्हें खाने के रूप में उपयोग करने से पहले मतलब साफ धुल लेना है। मिट्टी या उसमें कुछ ऐसे पदार्थ न हो जो हम खा लें और उससे हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़े। तो इसको सावधानीपूर्वक धो करके आप उपयोग कर सकते हैं। उनको तल करके भी खा सकते हैं आप, तल करके भी स्वादिष्ट बना करके स्वल्प आहार के रूप में आप इनका उपयोग
कर सकते हैं या अल्पाहार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद में आपने देखा होगा कि मधुमक्खियाँ भी पाली जाती है। तो मधुमक्खियाँ क्यों पाली जाती है? मधुमक्खियों से हमें शहद प्राप्त होता है, यानी शहद के लिए हम मधुमक्खियों का पालन करते हैं। मधुमक्खी क्या करती है, फूलों के जितने भी फूल है, फूलों से रस चूस करके और अपने छत्ते में ला करके इकट्ठा कर देती है, भंडारित कर देती है। यह फूलों का मकरंद कहलाता है, जो हमें शहद के रूप में प्राप्त होता है। मधुमक्खी इस मकरंद का भंडारण अपने छत्ते में कर देती हैं और इसीलिए इनका पालन किया जाता है। यानी मधुमक्खियों से हमें क्या प्राप्त होता है? शहद प्राप्त होता है, यानी हम शहद को, मधुमक्खियों के शहद को खाते हैं। इस तरह से ये मधुमक्खी से। अब जंतु क्या खाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि आपके घर में बहुत सारे पालतू जानवर होंगे, जिसमें कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, बकरी, ये जानवर होंगे। तो आपने इन जानवरों के आहार भी देखे होंगे। सबके आहार अलग अलग होते हैं। जैसे गाय घास खाती है, भूसा खाती है, पत्तियाँ खाती है। भैंस भी इसी तरह से, बकरियाँ पत्तियाँ खाती है। फिर इसी तरह से आपने घर में और भी जानवर या जंतु देखे होंगे, जैसे गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट और भी देखे होंगे। तो छिपकली क्या करती है, छोटे मोटे कीटों को खा करके अपना भोजन प्राप्त करती है। कबूतर भी इसी तरह से, और अनाज भी खाते हैं। तो इनका सबका खाने का तरीका या इनके खाद्य पदार्थ अलग अलग होते हैं। इसी को हमें क्या करना है, सारणी 1.5 में लिखना है। जंतु के नाम यहाँ पर दिए, जैसे भैंस। भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज और पत्ती, ये भैंस खाती है। ऐसे बिल्ली छोटे जंतुओं को, यानी चूहा को खाती है, पक्षी को खा लेती है, दूध पीती है। ये इस तरह से हमने, तो ऐसे ही चूहा, शेर, बाघ, मकड़ी, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौवा और अन्य जो जो नाम आपको याद आते जाते हैं वो लिखते जाना है, और वो क्या क्या खाते हैं वो आपको यहाँ पर सारणीबद्ध करना है। तो ये जंतुओं का भोजन और उनके खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी हो जाएगी। फिर क्रियाकलाप 7 में हम देखते हैं कि इसी सारणी से हम देख रहे हैं कि इसमें हमें कई प्रकार के जंतु मिल रहे हैं। यानी भोजन के आधार पर जंतु 3 प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं। जैसे देखो, जो बिल्ली है, बिल्ली क्या कर रही है? दूध भी पी रही है, पक्षी को खा रही है और छोटे जंतुओं को खा रही है। इसके बाद कौवा को देखो, कौवा से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। कौवा रोटी खाता है और रोटी खाने के साथ साथ चावल वाल भी खाते हैं, जो आपने भी अगर डाल दिए तो खा लेते हैं, और उसके बाद में ये मांस भी खाता है। तो ये अलग है। शेर केवल जानवरों को खाता है, ये और कुछ नहीं खाता है। तो इस तरह से ये 3 भाग हो गए। तो यानी हम जंतुओं को उनके आहार के आधार पर 3 वर्गों में बांट सकते हैं। वे जंतु जो केवल पादपों के उत्पाद को खाते हैं, यानी पौधों के उत्पाद को ही खाते हैं या पौधों को खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। तथा जो जंतु पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं, ऐसे जंतुओं को हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। और तीसरा, जो केवल जंतुओं को ही खाते हैं, केवल मांस को ही खाते हैं या दूसरे जीव को ही खाते हैं, वो हमारे मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। यानी शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु वे जंतु जो केवल पादपों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। मांसाहारी जंतु वे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को खाते हैं, दूसरे प्राणियों को खाते हैं, मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। सर्वाहारी जंतु वे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भी खाते हैं और पादपों को भी खाते हैं, यानी पौधों को भी खाते हैं। ऐसे जंतु सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। इनकी अगर हम सारणी बनाएं तो शाकाहारी इसमें से छांटना है कि शाकाहारी जंतु कौन कौन से हैं। तो शाकाहारी हमारी गाय आ जाएगी, भैंस आ जाएगी, बकरी आ जाएगी। मांसाहारी में शेर आ जाएगा, बाघ आ जाएगा। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। छिपकली आ जाएगी। और सर्वाहारी में कौवा है, मनुष्य है, ये सर्वाहारी जंतु के अंतर्गत आएंगे। तो आपने देखा होगा कि इस तरह से हम जंतुओं को अलग अलग वर्ग में बांट सकते हैं। अब हम अंतिम बात ये करें कि सभी
जीव जंतु जितने भी हैं सबको भोजन की आवश्यकता होती है, सभी को भोजन के लिए पादपों पर और दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इस तरह से हमें भोजन की इतनी अधिकता करनी है या इतना संगठन करना है या इतना भंडारण करना है कि हमारा देश खाद्य पदार्थ प्राप्त कर सके और उनको खोजने के लिए या अधिक उत्पादन करने के हमने प्रयास करना चाहिए। इस तरह से ये हमारा अध्याय पूर्ण हुआ। अगले अध्याय की ओर हम चलेंगे।